नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो हुआ, वह शायद इतिहास में पहली बार हुआ है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की 10 सीटों के लिए, आपको बता दें कि 10 सीटें राज्यसभा से खाली हैं और इन 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशियों ने कल नामांकन दाखिल कर दिया था। कल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी और अंतिम समय में बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से रामजी गौतम ने पर्चा दाखिल किया था। उनके प्रस्तावकों में से 10 प्रस्तावकों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे और वो स्वयं भी, जब बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम नामांकन दाखिल कर रहे थे, उस समय वहां पर मौजूद थे। बसपा ने अपने एक प्रत्याशी को, सपा ने अपना एक प्रत्याशी को और भारतीय जनता पार्टी ने 8 प्रत्याशी उतारे थे और माना जा रहा था कि अब इन राज्यसभा की सभी 10 प्रत्याशियों का निर्दलीय रूप से नामांकन हो जाए, चयन हो जाएगा और इनको चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अंतिम समय में कल प्रकाश को उतार करके समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव को रोचक बना दिया था और 10 सीटों पर 11 प्रत्याशी उतर गए थे। तब ये माना जा रहा था कि अब ये सीट एक फंस सकती है और इस सीट पर एक बहुत रोचक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब इस सीट का परिणाम कल शाम तक का यही था और माना जा रहा था कि अब इस सीट पर राज्यसभा की चुनाव में मतदान होगा और मतदान में भारतीय जनता पार्टी पसोपेश में थी कि उसको अपने सहयोगी दल, अपना दल के विधायकों को संभालना था और बाकी अपने अन्य विधायकों को संभालना था, क्योंकि वह लोग, माना जा रहा था कि सपा के प्रत्याशी को वोट कर सकते हैं। इन्हीं सब स्थितियों से अपने आप को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी रणनीति पर अमल कर रही थी। लेकिन अंतिम समय में समाजवादी पार्टी ने ऐसा दांव खेला, अखिलेश यादव ने वो बाजीगरी कर दिखाया जो उत्तर प्रदेश में अब तक किसी नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने बहुजन समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट करा दी है। जी हाँ, बहुजन समाजवादी पार्टी के 6 से ज़्यादा विधायक समाजवादी पार्टी के खेमे में जाकर के खड़े हो गए हैं और उन्होंने जाकर के सपा मुख्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यहां तक कि बहुजन समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, उन्होंने अपना नामांकन के समय जो प्रस्तावक के रूप में थे, वह प्रस्तावक के रूप से अपनी भूमिका को वापस लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से गुहार लगाई है और लिख करके दिया है कि हम इनका प्रस्तावक पद से अपना नाम वापस ले रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब प्रस्तावक ही अपना नाम ले लेता है, 10 में से 4 प्रस्तावकों ने अपना नाम वापस ले लिया है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रामजी गौतम, उनका पर्चा खारिज हो जाएगा और समाजवादी पार्टी की जो एक और प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में उतारे गए हैं, जिन्हें सपा का समर्थन प्राप्त है, विजय प्रकाश, वो अब चुनाव जीत सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब बहुजन समाजवादी पार्टी में टूट हो गई है, कल ही बहुजन समाजवादी पार्टी के कई लोग भारतीय समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और आज भी ये लोग पहुंचे हैं। और आज जब ये प्रत्याशी वहां पर पहुंचे तो इन सब ने वहां पर अखिलेश यादव से मुलाकात की। दिलचस्प ये था कि रामजी गौतम जो बसपा के प्रत्याशी थे, जिन्हें बसपा बड़ी तैयारी के साथ लाई थी और कल मायावती ने कहा था कि उनके प्रत्याशी का जीतना लगभग तय है। लेकिन जब इनके प्रस्तावकों में से 10 में से 4 प्रत्याशी बसपा के विधायक असलम चौधरी, असलम रायनी, मुजफ्फर सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, गोविंद जाटव विधानसभा पहुंचे तो इन सब ने जाकर के विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि अब उनका नामांकन खारिज कर दिया जाए, क्योंकि हम अपना नाम वापस ले रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि शुरू में लालजी वर्मा ने यही कहा कि आप अपना नाम खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रत्याशी आपका नामांकन कर रहा था तो आप स्वयं वहां पर उपस्थित थे और आपने खुद अपने हस्ताक्षर किए हैं और सब चीज़ के वीडियो और साक्ष्य मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में नामांकन खारिज नहीं हो सकता है। हालांकि इस पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि देर शाम तक या कल सुबह तक 2 लोगों का नामांकन खारिज होने की जो हमको जानकारी मिल रही है कि 2 लोगों के नामांकन खारिज हो सकते हैं और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का या तो एक प्रत्याशी या समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी जीत दाखिल कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, एक और दिलचस्प मोड़ इसमें आया है कि बसपा के जो विधायक हैं असलम रायनी, आपने उनको बहुत बार विधानसभा में बोलते देखा होगा, वो हमेशा बसपा खेमे में रहते हैं लेकिन भगवा मन से हैं। वो मन से भगवा जरूर हैं, क्योंकि वो हमेशा मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं। जब पिछली बार विधानसभा में सत्र चल रहा था तब भी असलम रायनी ने मुख्यमंत्री की तारीफ की थी। आज भी उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ की है, कहा है कि जो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री मुस्लिम विरोधी हैं, मुख्यमंत्री मुस्लिम विरोधी नहीं हैं, मुख्यमंत्री सबका ध्यान रखते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और वो इस समय चुनाव में जुटे हुए हैं। हमने उनकी चिंता कम की है, क्योंकि अगर ये प्रत्याशी का
का नामांकन खारिज ना होता तो मुख्यमंत्री को चिंता करनी पड़ती और उन्हें राज्यसभा में जुटना पड़ता। मुख्यमंत्री बिहार चुनाव में व्यस्त हैं, उनके ऊपर प्रदेश की जिम्मेदारी है, हम उनके दायित्वों का बोझ कम कर रहे हैं। और अगर मुख्यमंत्री मेरी बात सुन रहे हैं तो मुख्यमंत्री हमें Z+ की सुरक्षा दें। उन्होंने अपने लिए इसी बहाने Z+ की सुरक्षा मांग कर ली, यानी उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री पर उपकार किया है और मुख्यमंत्री उसका बदला हमें इस रूप में दें कि हमें Z+ की सुरक्षा दें, मेरी जान को खतरा है। मुख्यमंत्री से असलम रायनी पहली बार नहीं, इससे पहले भी वो सुरक्षा मांग चुके हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने हमेशा मुझे तरजीह दी है, हमारी बातों को सुना है। ये बातें साफ बता रही हैं कि असलम रायनी भारतीय जनता पार्टी का कमल भी खिला सकते हैं और 22 में साइकिल भी चला सकते हैं। अब ये सरकारों को तय करना है या उन दलों को तय करना है कि कौन असलम रायनी की ओर चारा फेंकता है। ये राजनीति का वो मुजम्मा है जो सामने देखने को मिल रहा है, जब नेता कहीं भी जाने को आतुर दिख रहे हैं और जिस पार्टी में हैं वहां उन्हें असंतुष्टि नजर आ रही है। उन्होंने सीधे सीधे मायावती पर तो हमला नहीं बोला, जो बसपा के सारे नेता जो आज टूट करके समाजवादी पार्टी पर आए हैं, उन्होंने वहां के बहुजन समाजवादी पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर हैं उन पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि ये लोग हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, हमारे ज़िले में हमारी कद्र नहीं है, हम बसपा के हम विधायक जरूर हैं लेकिन हमारी समस्याओं का निदान नहीं होता है, कोऑर्डिनेटर हमसे वसूली कराते हैं। सीधे सीधे आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा, असलम रायनी ने कहा कि जब मैं अभी पिछले दिनों मुझे कोरोना हो गया था तो मुझे किसी और ने भर्ती नहीं कराया, बसपा का कोई जिला कोऑर्डिनेटर हमको देखने के लिए नहीं आया, मायावती ने हमारी हाल नहीं पूछे, बसपा के लोग हमसे मिलने के नहीं आए, जबकि मुझे मुख्यमंत्री ने मेदांता में भर्ती कराया, मेरा इलाज कराया, मेरा हाल चाल लिया। मैं मुख्यमंत्री का आभारी हूँ कि मुख्यमंत्री ने मेरा इलाज कराया और आज मैं स्वस्थ ढंग से खड़ा हूँ। तो ये तमाम सारी चीज़ें आज दिन भर में घटी हैं और अब ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जो चाल चली है उस चाल का फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को तो होगा ही होगा और समाजवादी पार्टी को होगा, लेकिन इस पूरे समीकरण में, इस पूरे खेल में अगर कोई नुकसान में रहा है तो मायावती का बहुजन समाजवादी पार्टी है। अब देखना है कि हाथी किस करवट बैठेगा और किसको अपनी पीठ पर से धकेलेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल यह भी माना जा रहा है कि देर शाम तक या कल सुबह तक बसपा से इन सभी का निष्कासन भी हो जाएगा, या हो सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष कोई नई चाल चलें और इन लोगों का नाम ना खारिज हो पाए, रामजी गौतम का जो बसपा के प्रत्याशी हैं। लेकिन अभी ये सब चीज़ें अभी सवालों के घेरे में हैं, अभी ये सब चीज़ें भविष्य के गर्त में हैं, जिन पर सिर्फ संशय ही व्यक्त किया जा सकता है, जिन पर सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। राजनीति है और राजनीति में सब कुछ जायज़ है। कब ऊंट किस करवट बैठेगा, यहाँ ऊंट नहीं बैठेगा, यहाँ हाथी की बारी है और हाथी और साइकिल की टक्कर में देखना है कि कमल कितना आगे बढ़ता है, या कमल आगे बढ़ता खिलता है या फिर साइकिल आगे दौड़ती है। यह तो 22 की सवारी ही बताएगी, लेकिन फिलहाल दोनों आगे चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ये साबित कर दिया है कि उनके पिता जो धोबी पछाड़ दांव के माहिर कहे जाते थे, वो दांव उनके बेटे में भी आ गया है। और अखिलेश यादव कब कौन सा दांव चलते हैं, ये जिस तरह से मुलायम सिंह के लोग भी नहीं जान पाते थे, उसी तरह से अखिलेश यादव के लोग भी नहीं जान सकते हैं कि अखिलेश यादव कब कौन सा किस तरह का दांव चलेंगे। आज अखिलेश यादव ने इस तरह का कदम चल करके ये साबित कर दिया है कि वह अब राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हो गए हैं और उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी में एक बड़ी टूट तो करा ही दी है और उत्तर प्रदेश का इतिहास बदलने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा है जब किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक ही अपना नाम वापस लेने अगले दिन विधानसभा में दस्तक दे रहा है। हालांकि अब ये कल देखने को मिलेगा कि रामजी गौतम का पर्चा खारिज होता है, कौन से प्रत्याशी का पर्चा खारिज होता है। अभी 2 दिन का समय है जिसमें पर्चों की जांच की जाएगी, उसके बाद पर्चों का नाम दाखिल किया जाए, खारिज किया जाएगा या एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। अगर 11 प्रत्याशी रहते हैं तो चुनाव होना तय है, लेकिन अब जो जितनी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उससे यह तो साफ हो गया है कि अब एक प्रत्याशी तो निश्चित रूप से खारिज होगा और अब संभव है कि राज्यसभा में चुनाव की नौबत ना आने पाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ
जो लोग इधर उधर भाग रहे थे उनको भी रोक सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की हालांकि प्रत्याशियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 36 वोटों के हिसाब से 8 सीटें उनका जीतना तय है और उन्होंने 8 ही प्रत्याशी उतारे हैं। इसके बावजूद उनके यहाँ करीब 32-33 प्रत्याशी बचते हैं, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी लेना चाहती थी। और अब समाजवादी पार्टी ने ये तय कर लिया है, क्योंकि ये रोड भी अगर उसको मिल जाते हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक हैं वो अगर उसको वोट दे देते हैं तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का दूसरा प्रत्याशी भी उतर जीत जाएगा। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने जो दूसरा प्रत्याशी उतारा है वह बेहद साधारण परिवार का है। वह एक जो है नौकरी करता है, उसके ऊपर 44 लाख रुपए का कर्ज है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उसने पहली बार राज्यसभा के लिए नामांकन किया है और उसकी किस्मत ही है कि वो पहली बार में राज्यसभा जा सकता है। और अब ये लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि उसके पास ना कोई कार है, ना उसके पर कोई मकान है, उसके पर कोई आपराधिक मुकदमा भी नहीं है। उसने अपना मकान बनवाने के लिए एक लोन लिया था, 44 लाख रुपए का उस पर कर्ज है, जिसकी वो अदायगी कर रहा है। बेहद साधारण प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी ने एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में उतारा है और उसे अपना समर्थन दिया है। दिलचस्प ये भी है कि वो वाराणसी संसदीय क्षेत्र का है, जहां के प्रधानमंत्री निवासी हैं। धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया।